हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे रिश्ते नाते की शब्दावली वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए, परिवार की संरचना और रिश्ते नाते के शब्द, ये हमारी हेडिंग है। मूल रूप से देश के हर समाज में दो प्रकार की परिवार संरचनाएं मिलती हैं। दो प्रकार की, पहला संयुक्त परिवार, दूसरा सीमित परिवार। जिस परिवार में दो तीन पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार, और जिस परिवार में पति पत्नी या बच्चे रहते हैं उसे सीमित परिवार कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हर समाज में दो प्रकार की परिवार संरचनाएं मिलती हैं। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा सीमित परिवार। जिस परिवार में दो तीन पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार, और जिस परिवार में पति पत्नी व बच्चे रहते हैं उसे सीमित परिवार कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। देखिए, सीमित परिवार को ही पाश्चात्य देशों में प्रमुखता दी जाती है। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों में। आज के समाज में एकल परिवार ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं, लेकिन यदि ग्रामीण इलाकों में जाकर देखा जाए तो आज भी संयुक्त परिवारों की झलक दिखाई देती है। आगे है, जो भाषाएं संयुक्त परिवार वाली संरचनाओं से जुड़ी हैं उनकी रिश्ते नाते की शब्दावली सीमित परिवार वाली संरचना से भिन्न होती है। जो भाषाएं संयुक्त परिवार वाली संरचनाओं से जुड़ी हैं उनकी रिश्ते नाते की शब्दावली सीमित परिवार वाली संरचना से भिन्न होती है। रिश्ते नाते के शब्दों की संख्या संयुक्त परिवार की संकल्पना से जुड़ी भाषाओं में अत्यधिक होती है। इसका कारण है कि ये भाषाएं समस्त रिश्तों को आत्मीयता के पहलू से देखती हैं। आगे है, सीमित परिवार वाले समाज की भाषा के जो शब्द होते हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि वह संबोधन हेतु व्यक्तियों को बहुलता नहीं होती। आगे है, प्रत्येक समाज में पारिवारिक संरचना समान नहीं होती। इसी कारण से भिन्न भाषाओं में भिन्न पारिवारिक संरचना उनके रिश्ते नाते के शब्दों को सीमित बनाती है, और इसी कारण से प्रत्येक समाज की रिश्ते नाते की शब्दावली पृथकता लिए रहती है। हिंदी शब्दावली के आधार पर हम हर संबंध को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में संबंधों का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अंग्रेजी में संबंधों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, देखिए, यह है अंग्रेजी में समावेशी शब्द और ये है हिंदी में अलग अलग शब्द। अंग्रेजी में हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करते हैं और हिंदी में अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम ग्रैंडफादर बोलते हैं और हिंदी में ग्रैंडफादर के लिए अलग अलग शब्द है, जैसे कि दादा और नाना। अंग्रेजी में हम ग्रैंड मदर बोलते हैं और हिंदी में अलग अलग शब्द है, दादी और नानी। अंग्रेजी में समावेशी शब्द है सिस्टर इन लॉ, लेकिन हिंदी में इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ननंद, साली, भाभी, जेठानी, देवरानी और सरहज। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, सभी भाषाओं में पारिवारिक संरचना के कुछ तथ्य समान होते हैं, इसलिए कुछ शब्दावली पृथक भाषाओं में प्रयुक्त संबंधों की, आगे देख लेते हैं, की शब्दावली में समान ही होती है और इसी कारण इसको सार्वभौमिक रिश्ते नाते की शब्दावली कहा जाता है। इसी कारण इसको सार्वभौमिक रिश्ते नाते की शब्दावली कहा जाता है। अंग्रेजी में संबंधों का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अंग्रेजी में सार्वभौमिक शब्दावली के लिए कुछ प्रतीकों का निर्धारण किया गया है, जैसे कि देखिए, एफ के लिए फादर, एम के लिए
मदर, बी के लिए ब्रदर, एस के लिए सिस्टर, एस के लिए सन, डी के लिए डॉक्टर, एच के लिए हस्बैंड और डब्ल्यू के लिए वाइफ। तो इन प्रतीकों का निर्धारण किया गया है अंग्रेजी में। आगे देखिए, इन नातों को व्यावहारिक स्तर पर व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन नातों को व्यावहारिक स्तर पर व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हिंदी में पिता के लिए पिताजी, बाबूजी, पापा, माता के लिए माताजी, माई, अम्मा आदि। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है, हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक संदर्भ। देखिए, रिश्ते नाते की शब्दावली का जो प्रभाव भाषा संरचना पर पड़ता है वह इस प्रकार है। रिश्ते नाते की शब्दावली का जो प्रभाव भाषा संरचना पर पड़ता है वह इस प्रकार है। देखिए, आज चाचा आए थे, फर्स्ट है। सेकंड है, आज भतीजा आया था। थर्ड है, आज चाचा आया था। और फोर्थ है, आज भतीजा आए थे। ये एग्जाम्पल अब आगे देखिए क्या है। उपयुक्त वाक्यों में आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में जिस रिश्ते को सम्मान प्रदान किया गया है वह प्लस पीढ़ी का है। और ख वाक्य में सदस्य माइनस पीढ़ी का है, मीन्स भतीजा है, चाचा से छोटा है। घ और घ वाक्यों में आने वाले सदस्यों को कोई सम्मान सूचक संबोधन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह वाक्य सामाजिक दृष्टि से क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा में समाज के रिश्तों के लिए आयु के आधार पर कुछ नियमों को लागू किया गया है। जैसे बड़े भाई को आप और छोटे भाई को तू से संबोधित किया जाता है। बड़े भाई को आप बोलते हैं और छोटे भाई को तू से संबोधित किया जाता है। समाज का कार्य रिश्ते नातों को सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्रदान करना और इस पद प्रतिष्ठा के अनुसार भाषा के नियमों को निर्धारित करना है। इन नियमों को समाज के सदस्य माननीय भी कर सकते हैं और इनकी अवहेलना भी कर सकते हैं। इन नियमों को समाज के जो सदस्य हैं वो माननीय भी कर सकते हैं और इनकी अवहेलना भी कर सकते हैं। अपने समाज से भाषा किसी भी प्रकार से पृथक नहीं हो सकती है। अपने समाज से भाषा किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकती है। आगे है देखिए, हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली की सांस्कृतिक संरचना। कौन सी संरचना? सांस्कृतिक। देखिए क्या है इसमें, सामाजिक संगठन के रिश्ते नाते के शब्द काफी महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा और समाज के वर्गीकरण को व्यक्त करने में भी इस शब्दावली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज का प्राकृतिक गुण भाषा को ही माना जाता है। समाज का प्राकृतिक गुण भाषा को ही माना जाता है। भाषा कई इकाइयों में विभक्त होती है, जैसे स्वर, व्यंजन, संज्ञाएं, क्रियाएं, प्रश्न, विवरण आदि। आगे है, भाषा को प्रयोग करने वालों और उसके व्याकरण लेखकों की दृष्टि पृथक पृथक होती है, मीन्स अलग अलग होती है। भाषा को प्रयोग करने वालों और उसके व्याकरण लेखकों की दृष्टि क्या होती है? अलग अलग होती है। भाषा प्रयोक्ता भाषा को व्याकरण की दृष्टि से न देखकर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से न देखकर सामाजिक दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार की भाषा क्या कहलाती है? लोक आश्रित भाषा व्यवस्था कहलाती है। फ्रेंड्स, आज हमने किया रिश्ते नाते की शब्दावली। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।